आज का हमारा टॉपिक है समपराश्रयी विलयन, अतिपराश्रयी विलयन और अल्पपराश्रयी विलयन। इससे पहले हमने अणुसंघ गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने परासरण दाब के बारे में जाना था कि परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण में हमने बताया था कि जो है जब विलायक के अणु क्या होते हैं अपनी निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करते हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा, उस क्रिया को हम परासरण बोलते हैं। या विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गमन करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब परासरण दाब में हमने बताया था कि अगर हम क्या करते हैं किसी विलयन पर हम दाब लगाएं तो वो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जो भी परासरण की क्रिया हो रही है उसको रोक दे, तो दाब क्या करते हैं, रोक दे, उसी दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है, जो अपने में से केवल विलायक के अणु को पार होने देता है, विलय के अणु को पार होने नहीं देता है। इस चीज को हमने बताया था। तो उसी परासरण दाब में क्या है हमारा समपराश्रयी विलयन है। पहला क्या है, समपराश्रयी विलयन। अब ये ऐसा विलयन होता है जिसमें क्या होता है परासरण दाब समान होता है। दो विलयन हैं जिनके क्या है परासरण दाब समान होते हैं। तो ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। समपराश्रयी विलयन कहलाते, ठीक है। ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। परासरण दाब भी दाब समान होता है, इसका कहने में मतलब क्या, उनकी मोलर सांद्रताएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समपराश्रयी विलयन की मोलर सांद्रताएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। मोलर सांद्रता यानी सी। अब मान लेते हैं दो विलयन है जिनकी मोलर सांद्रता क्या है C1 और C2 है, ठीक है। मान लेते हैं दो विलयन है जिनकी मोलर सांद्रता क्या है C1 और C2 है, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब इसी को सांद्रता कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो ये N1/V1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा N2/V2 हो जाएगा। अब अगर n का वैल्यू हमें निकालना तो हमको n बराबर पता है क्या होता है, W/m होता है। अगर n निकाले, ये हम बता चुके हैं कई बार, ये क्या है, W क्या है, विलय का भार है और क्या है अणु भार है जो दिया उसको। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम रखें इस हिसाब से तो क्या आ जाएगा, W1 में M1/V1 बराबर था क्या जाएगा, W2/M2 V2। ये फार्मूला निकल के आया। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कौन सा क्या चीज है, जहां W और W2 विलय के भार हैं, विलय के भार हैं, ठीक है। M1 व M2 विलय के अणुभार, ठीक है, विलय के अणुभार। V1 व V2 विलयनों का आयतन, विलयनों का आयतन, ठीक है। ये हो गया हमारा समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन से कहेंगे जिनका परासरण दाब क्या होगा, समान होगा। अब परासरण दाब समान होगा तो ये मोलर सांद्रताएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो हम सांद्रता को C से लिखते हैं। दो विलयन है तो C1 बराबर C2। पहले विलयन का मोलर सांद्रता क्या है C1, दूसरे विलयन का मोलर सांद्रता C2 है।
तो C1 बराबर C2, अगर C1 का वैल्यू निकालना है तो मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ठीक है। पहले जो है विलयन में क्या होगा, मोलों की संख्या बटे पहले विलयन का आयतन, दूसरे विलयन में मोलों की संख्या बटे दूसरे विलयन का आयतन। तो यहाँ पर हमको n का वैल्यू निकालना है, n बराबर W/m होता है, ठीक है, W/m। तो अगर हम m1 निकालें W1/m1 V1 हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर रखेंगे W2/m2 V2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समपराशरी विलयन। आगे क्या है, अतिपराशरी विलयन। क्या है, अतिपराशरी तो इसमें क्या होता है, अगर दो विलयन है जिनके प्रासरण दाब है, ठीक है, प्रासरण दाब क्या है, अलग अलग, तो उन विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, अतिपराशरी विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो लिख रहे हैं दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले, प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है, अतिपराशरी विलयन कहलाता है, अतिपराशरी विलयन कहलाता है, ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है, पहले वाला अधिक हो गया, अतिपराशरी विलयन कहलाता है। अब जब हम आगे बात करते हैं अल्पपराशरी विलयन, अब अल्प में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, कम होता है, ठीक है। अल्पपराशरी विलयन, अल्पपराशरी विलयन, तो इसका भी डेफिनेशन ऐसे होगा कि क्या हो, दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है, अल्पपराशरी विलयन कहलाता है, ठीक है। दो भिन्न भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब अभी तुम्हारे ऊपर प्रासरण दाब लगा है, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। जैसे प्रासरण क्रिया हो जाती है से, वैसे तुम्हारे मुंह से जो है आवाज भी नहीं निकलेगी, इतना प्रासरण दाब लगाएंगे। बात समझ आई, इसलिए शांति से बैठो और नोट करो। नहीं नोट करना है, बताओ प्रासरण दाब लगाना, वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष कम होता है, उसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है, अल्पपराशरी विलयन कहलाता है, अल्पपराशरी विलयन कहलाता है। बात करना घर पे कर लेना, इतना जरूरी नहीं है इसमें बात कर लो, ठीक है, टाइम नहीं बात करने का, हम भी बैठ के बात करेंगे, बस ऐसे टेस्ट है ना, ठीक है। बात समझ में आई तो नोट करो। तो हमारा क्लास
टॉपिक है वन हाफ बायल नियम, वन हाफ चार्ल्स नियम, वन हाफ ताप नियम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है जो हमारा अगर कोई विलयन दिया हुआ है और ताप निश्चित है, ताप क्या है निश्चित है, तो जो परासरण दाब होगा, जो विलयन का आयतन होगा उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, वन हाफ बायल नियम के अनुसार क्या होगा, एक निश्चित ताप पर जो विलयन का परासरण दाब होगा वो विलयन के आयतन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं वन हाफ बायल नियम, एक निश्चित ताप पर, ताप क्या है निश्चित ताप पर किसी दिए गए विलयन का परासरण दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वन हाफ बायल नियम के अनुसार क्या है, एक निश्चित ताप पर किसी दिए गए विलयन का परासरण दाब को 22 लिखा जाता है, विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिखते हैं, पाई प्रोपोर्शनल टू 1/b, पाई प्रोपोर्शनल टू 1/b। अगर यहाँ पर पाई भी ले लें तो ये होगा क्या, नियतांक, पाई भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, पाई भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। यहाँ पर जो b है वो विलयन का क्या है, आयतन है। ठीक है, अगला हमारा वन हाफ चार्ल्स नियम, वन हाफ चार्ल्स इसमें ताप निश्चित था और इसमें स्थिर परासरण दाब होगा। ठीक है, एक स्थिर परासरण दाब पर दाब के विलयन का आयतन उसके परम ताप को कैपिटल टी से लिखा जाएगा, परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। वन हाफ चार्ल्स नियम के अनुसार क्या होगा, एक स्थिर परासरण दाब के विलयन का, परासरण दाब क्या है, स्थिर है। ठीक है, का आयतन उसके परम ताप क्या होता है, समानुपाती होता है। विलयन के आयतन को 20 से लिखा जाता है और परम ताप को कैपिटल P से लिखा जाता है। इक्वेशन 2 हो गया। अब आता है वन हाफ ताप नियम, वन हाफ ताप यहाँ पर क्या था, ताप निश्चित था, यहाँ पर ताप स्थिर था। एक स्थिर आयतन के कण विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, वन हाफ ताप नियम के अनुसार क्या होता है, एक स्थिर आयतन के कण विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप क्या होता है, समानुपाती होता है। परासरण दाब को 22 लिखा जाता है, पाई प्रोपोर्शनल टू p, पाई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा।
अगर हम इसको लिखें पाई बाई टी प्रोपोर्शनल क्या नियतांक हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ये समीकरण 3 होगा। अब तीनों को मिलाएंगे, क्या करेंगे, मिलाएंगे, तीनों समीकरणों को मिलाएंगे। अब देखो क्या है यहाँ बी पाई प्रोपोर्शनल टू 1/b, पाई बी प्रोपोर्शनल टी है और पाई प्रोपोर्शनल टू टी है। तीनों को अगर मिलाएं यहाँ से क्या मिलेगा हमको, पाई प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर 1/b मिल जाएगा, यहाँ से टी, यहाँ से क्या मिलेगा, टी मिलेगा। ठीक है, दोनों जगह से हमको टी मिला है, इंटू टी हो जाएगा, दोनों जगह यहाँ ले लेते हैं। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी अपॉन बी होगा, टी अपॉन बी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नियतांक लाएंगे, प्रोपोर्शनल टू नियतांक लगेगा, हम नियतांक लाएंगे, क्या जाएगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ एस टी अपॉन बी हो जाएगा, एस टी अपॉन बी हो जाएगा। एस क्या है, बिलियन स्थिरांक, एस क्या है, बिलियन स्थिरांक, ठीक है ना, एस बिलियन स्थिरांक, ठीक है। और इसका वैल्यू आर के बराबर भी लिया जाता है, इसका वैल्यू क्या किया जाता है, आर के बराबर लिया जाता है। आर को बोलते हैं गैस नियतांक, आर के बराबर क्या है, आर क्या है, गैस नियतांक, क्या है, गैस नियतांक। तो कहीं कहीं लिखा होगा पाई इक्वल टू आर टी बी, टी आर टी अपॉन बी, कहीं कहीं लिखा होगा पाई इक्वल टू एस टी अपॉन बी। अब एक चीज और, अगर हमको एन मोलों के लिए निकालना है, एन मोलों के लिए, इसके लिए एन मोलों के लिए, तो इसमें एन से गुणा हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू क्या जाएगा, एन एस टी वन बी होगा, एन एस टी वन बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कुछ बन रहा है, बन रहा है कुछ, सी बन रहा है, विलयन की सांद्रता, सी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन बी होता है। अभी हम इससे पहले संप्राश्निक विलयन में बताए थे, यहाँ पर क्या है, पाई इक्वल टू सी एस टी, क्या सी एस टी, इसी को हम लिख सकते हैं सी आर टी, क्या लिख सकते हैं, सी आर टी। हमने बताया कि इसका वैल्यू आर के बराबर लिया जाता है, सी आर टी हो जाएगा। इसे बोलते हैं विलियन समीकरण, क्या बोलते हैं, विलियन समीकरण। ये हमारा है विलियन समीकरण, विलियन समीकरण। तो ये हमारा हो गया वन था बायल नियम, वन था चार्ल्स नियम, वन था दाब नियम। तो पहले हमें ताप को निश्चित करना था, स्थिर करना था, दूसरे में प्रासरण दाब को, और तीसरे में आयतन को स्थिर करना था। तो हमने वहां से जब फार्मूला निकाला तो पहले क्या है हमारा, क्या है, विलयन और प्रासरण दाब, विलयन क्या था, विक्रमानुपाती दिया था। दूसरे में प्रासरण दाब क्या था, जो है स्थिर था जी, तो उसमें क्या था, जो हमारा बी था वो टी के समानुपाती था। तीसरे में पाई था टी के समानुपाती, तीनों को मिलाया, कुल मिला के यहाँ पर आया पाई प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन बी। बराबर निशान लगाएंगे, यहाँ पर नियतांक है एस, एस को बोलते हैं विलयन स्थिरांक, इसका वैल्यू क्या होता है, गैस स्थिरांक कैपिटल आर के बराबर होता है। अब एन मोलों के लिए निकालेंगे, यहाँ एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई इक्वल टू एन एस टी अपॉन बी, पाई अपॉन बी क्या है, विलयन की सांद्रता है, इसको कैपिटल सी से लिखा जाता है, यहाँ पर सी रखेंगे तो सी एस टी हो जाएगा, पाई इक्वल टू सी एस टी। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एस की जगह पर आर रख सकते हैं, तो सी आर टी लिख देंगे और इस पूरे को बोलेंगे विलयन समीकरण। ठीक है, ये जो है टॉपिक कंप्लीट।